गाइस, तो स्वागत है आप सभी का कैप्टन B2 के चैनल में, जहां आज हम बात करने वाले हैं सीक्रेट इन्वेजन से जुड़े 3 सवालों के बारे में। सबसे पहला है कि रोडी कब से स्क्रल है, क्योंकि ज्यादातर लोगों का ऐसा मानना है कि रोडी सिविल वॉर के टाइम से ही स्क्रल बना हुआ है, क्योंकि उसने वहां पे हॉस्पिटल गाउन पहना हुआ था। खैर, इसके बाद जो हमारा दूसरा सवाल होने वाला है वो ये है कि गाया यहाँ पर उन पावर्स को ऐसे कैसे यूज कर पा रही थी जैसे मानो उसको सालों का तजुर्बा हो या फिर उसके बारे में नॉलेज हो। वहीं अगर हम बात करें तीसरे सवाल की, तो तीसरा सवाल ये है कि क्या गाया के पास थॉर की पावर है, जिसके ऊपर मैंने अपने लास्ट वीडियो में थोड़ा सा बात किया था। प्लस हम एक कमेंट को उठाने वाले हैं जो कि आपके द्वारा किया गया था, जिसमें कुछ पॉइंट्स दिए गए थे कि क्यों गाया के पास थॉर के पावर्स नहीं हो सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, चलिए मेन वीडियो पे आते हैं। सबसे पहला सवाल तो यही था कि रोडी कब से स्क्रल है, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब कि जब टोनी मरा तब वहां पे उसका बेस्ट फ्रेंड नहीं था। इसके अलावा जंग में भी उसका साथ देने वाला उसका बेस्ट फ्रेंड नहीं था। प्लस रोडी ने भी अपने बेस्ट फ्रेंड के डेथ को मिस कर दिया। प्लस वो लास्ट मैसेज जो कि उसने उन सब के लिए छोड़ा था, हालांकि वो मैसेज वो फिर से देख सकता है, बट ये सब मिस कर देना एक बहुत ही बड़ी बात होगी, जिससे हम फैंस भी थोड़े से दुखी होंगे, क्योंकि मुझे तो वो चीज अच्छा नहीं लगेगा। एंड इसीलिए मैं इस थ्योरी के खिलाफ हूं कि जो रोडी था वो सिविल वॉर के टाइम में अदला बदली किया गया था रावा द्वारा। रावा उस स्क्रल का नाम है जो कि रोडी के जगह पे थी। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर आप ध्यान दोगे तो हम लोगों को जब इन्फिनिटी वॉर में यहाँ पे रोडी दिखाया जाता है तो उसके पैर में एक डिवाइस रहता है जिसके मदद से वो चल पा रहा होता है। मतलब कि उसका पैर उस मोमेंट तक भी ठीक नहीं हुआ था, उसे एक टेक की जरूरत पड़ रही थी चलने के लिए। इसके अलावा मेरे पास एक और पॉइंट है बॉस। आप लोगों को याद होगा कि अवेंजर्स एंड गेम मूवी के अंदर अवेंजर्स थैनोस से लड़ने के लिए जाते हैं और वहां पर जो प्लैनेट हमें देखने को मिलता है उस प्लैनेट में थैनोस अकेला रहता है। तो अगर रोडी स्क्रल था तो एक स्क्रल ने एक प्लैनेट देखा हुआ था जहां पर कोई नहीं रहता है और उसे पूरा रास्ता पता है, तो वो अपने बाकी स्क्रल साथियों को इसके बारे में क्यों नहीं बताएगा। वो पूरे स्क्रल्स को वहां से उठाकर यहाँ पे ला सकता था और खुशी मंगल से रह सकता था। तो ऐसा यहाँ पर उस स्क्रल मतलब कि रावा ने क्यों नहीं किया। इसका मतलब साफ है कि वहां पर जो अवेंजर्स के साथ रोडी गया था वो एक्चुअल रोडी था, ना कि स्क्रल था। अब आप पूछोगे तो फिर स्क्रल ने रोडी को कब बदला। तो बॉयज, आप लोगों को याद होगा कि एवेंजर्स एंड गेम में यहां पे रोडी जख्मी हो जाता है, जहां पर एंटमैन उसको बचाने के लिए आता है और उसके बाद से फिर एंटमैन उन लोगों को वहां से निकालता है। तो यहां पर हो सकता है कि रोडी को चोट लगा होगा एंड इसीलिए वो हॉस्पिटल गया होगा अपना चेकअप कराने के लिए, एंड इसी दरमियान यहां पर रोडी को बदला गया होगा। अब ये तो मेरी सोच है जिससे कुछ बातें डिपेंड हो जा रही। सबसे पहले तो यही डिपेंड हो जा रहा है कि रोडी टोनी के साथ इतने समय से था और उसके बुरे वक्त और उसके अंतिम समय में वो वहां पे मौजूद था। इसके अलावा रोडी का जो कैरेक्टर हम लोगों को दिखाया गया वो उसकी का कैरेक्टर था, ना कि स्क्रल का इसमें कुछ इन्वॉल्वमेंट था। क्योंकि जब रूसो ब्रदर्स ने उसके आर्क को या फिर उनके पार्ट को लिखा होगा, उन लोगों ने ये नहीं सोचा होगा कि ये कोई स्क्रल है, बल्कि वो रोडी है, यही सोच के उसको लिख रहे होंगे। दूसरा बात ये कि अगर कोई स्क्रल एक प्लेनेट देख के दूसरे जगह से अर्थ वापस आ चुका है तो वो बाकियों को वहां क्यों नहीं भेजेगा, जबकि इन लोगों की टॉप प्रायोरिटी यही थी कि स्क्रल को एक प्लेनेट, एक घर देना है। अब आते हैं दूसरे सवाल की ओर, जो कि ये है कि गाया एंड ग्राविक यहाँ पावर्स मिलते ही उसको इतनी आसानी से कैसे यूज कर पा रहे थे और उन लोगों ने यहाँ पर जो फाइट दिया था वो इतना धाकड़ कैसे था। तो बॉस, यहाँ पर दो बातें हो सकती है। सबसे पहला ये बस कहानी का डिमांड था, उन लोगों ने दिखा दिया। दूसरी बात ये जो कि मैं सोच रहा हूँ वो ये हो सकता है कि गाया और ग्राविक दोनों ही कम्बैटेंट थे, मतलब कि उन लोगों की ट्रेनिंग एक तरह से जंग करने के लिए ही किया गया था। एंड ग्राविक तो छोटी उम्र में ही एक जंग वाली जगह से बच के आया था। तो एक बच्चा जो कि जंग देख चुका है और एक बच्चा जो जंग नहीं देखा है, दोनों में काफी अंतर होता है। अभी कॉम्बैटेंट वाली बात या फिर उस जगह पे इतने जल्दी से एडजस्ट होने वाली बात आप लोगों ने पहले भी नोटिस किया होगा, बट उतना सोचा नहीं होगा। जैसे कि मैन ऑफ स्टील के अंदर जनरल जॉर्ज जो कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में पहले स्ट्रगल कर रहा होता है, लेकिन विद इन सेकेंड्स खुद को स्टेबल करके वहां पे सुपरमैन से लड़ने लग जाता है, बिल्कुल ऐसे जैसे मानो वो यहाँ पे कब से ट्रेनिंग ले रहा था। ऐसा वो इसलिए कर पा रहा था क्योंकि ही वाज ट्रेन्ड टू बी अ वॉरियर, और वॉरियर इस तरह की स्थिति में अपने आप को अच्छे से एडजस्ट कर लेता है। इसके अलावा एक बंदा जो कि हमें एमसीयू के अंदर ही दिख चुका है ऐसा कुछ करते हुए, वो है थैनोस। थैनोस को इन्फिनिटी स्टोन्स मिलते ही वो उनको ऐसे यूज कर रहा था जैसे उसके पास सदियों का एक्सपीरियंस था। डॉक्टर स्ट्रेंज वर्सेस यहाँ पे जो थैनोस हम लोगों को दिखाया गया था, वहां पे जो विद इन सेकेंड्स थैनोस डिसीजंस ले रहा था, वो उसके एडेप्टेबिलिटी को दर्शाता है। तो यहाँ पर जो हम थैनोस और जनरल जॉर्ड को ये क्रेडिट देते हैं कि उनके अंदर ये
वॉरियर होने की वजह से अडेप्ट करने की पावर ज्यादा है, ये चीज हम यहाँ पे ग्रेविक और गाया को भी दे सकते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में देखा था कि कुछ ऑडियो सीरीज या बुक्स भी हैं जिसमें ये सारी चीजें बताई गई हैं कि स्नैप में आखिर हुआ क्या, जो कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली वहां से इन लोगों को पहले से ही आइडिया होगा कि जो अवेंजर्स या फिर जिनके भी डीएनए लिए जा रहे हैं उनके पास क्या क्या पावर्स हैं, और इसीलिए यहाँ पर ये लोग उन पावर्स को इतने अच्छे से यूज कर पा रहे थे। अब इसको आपको मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो बस ऐसे समझ लो कि फाइटिंग सीन कूल लग रहा था इसलिए उन लोगों ने ऐड कर दिया। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि क्या गाया के पास थॉर की पावर है, जिसके होने के मोस्ट प्रोबेबली ज्यादा चांसेस है, क्योंकि यहाँ पर जब ग्रेविक पम्प्ड अप हो जाता है तो वो एक मिनी हल्क के जैसा लगता है, और एक मिनी हल्क का पंच यहाँ पे गाया रोक लेती है, वो भी एक हाथ से। तो इससे मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर वो हाथ थॉर का होगा, क्योंकि हम यहाँ पे कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं देखते हैं। हो सकता है कि ये एक सुपर सोल्जर का हो, बट आई डोंट थिंक सो कि सुपर सोल्जर इतना केपेबल है कि एक हल्क का मिनी वर्जन का भी हाथ यहाँ पर एक ऐसे रोक सके और उसको काउंटर कर सके। सो आई थिंक थॉर की सुपर स्ट्रेंथ तो यहाँ पे गाया के पास है, लेकिन क्या उसके पास लाइटनिंग है, ये इंटरेस्टिंग सवाल है। क्योंकि देखा जाए तो अभी तक जो भी हम लोगों को दिखाया गया है उससे तो ऐसा ही लग रहा है कि थॉर की लाइटनिंग पावर इसके पास है, बस इसने उसे यूज नहीं किया। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर आप ध्यान दोगे तो जो घोस्ट रहती है या फिर इबोनिमॉर रहते हैं, इन लोगों के पावर्स ऐसे लगता है ना कि उनको उसने ट्रेनिंग करके सीखा था। मतलब घोस्ट को तो शुरू में बहुत दिक्कत हो रही थी तो उसको एक स्पेशल शूट दिया गया था जिसके मदद से वो उसको यूज कर पा रही थी, बट यहाँ पे गाया उसके बिना ही उन्हें यूज कर पा रही थी। और एक बात यह है कि स्क्रल कपड़ों को भी ये कर लेते, तो हो सकता है कि यहाँ पे उसने उस सूट वाले चीज को भी अपने साथ इंटीग्रेट कर लिया था, इसलिए वहां वो घोस्ट की पावर को इतनी आसानी से यूज कर पा रही थी। वहीं अगर हम इबोनिमॉर की बात करें तो उसके पास जो टेलीकिनेसिस पावर थी वो भी हमें ऐसा लग रहा था कि एक लर्न स्किल है, बट ऐसा नहीं है, वो उसके डीएनए में इंटीग्रेटेड था। तो बॉस ऐसा हाई चांसेस है कि जो चीज डीएनए में इंटीग्रेटेड है वो हमें देखने को मिल जाएगा। अब क्योंकि थॉर एक गॉड है तो उसके डीएनए में वो इंटीग्रेटेड होगा, एंड हम लोग ने थॉर रैग्नारॉक मूवी के अंदर देखा हुआ है कि उसकी पावर्स उसके अंदर से आती है, मतलब कि लाइटनिंग का सोर्स वो खुद है, ना कि म्योनिर। तो यहाँ पर हाई चांसेस है कि हमें ये दिखा दिया जाए कि गाया के पास लाइटनिंग पावर्स है। अब यहाँ पर मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा बैटमैन विद सुपरमैन से, जहां पे जनरल जॉर्ड के ब्लड से एबॉमिनेशन को क्रिएट किया गया था। तो उसी तरह हो सकता है कि यहाँ पे थॉर के ब्लड या फिर क्या उसके डीएनए से उसके पावर्स को भी रेप्लिकेट किया जा सके, जो कि हमें यहाँ पे दिखाया जाएगा कि गाया के पास है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि थॉर के ब्लड को आप मत समझिएगा, क्योंकि कॉमिक्स में जब अर्थ तबाह हो गया था, पूरा बंजर था, तो वहां पे थॉर का ब्लड जब गिरता है ना तो वहां से नई जिंदगी स्टार्ट हो जाती है। तो थॉर के ब्लड को हल्के में लेना हमारी बेवकूफी होगी। इसके अलावा थॉर रैग्नारॉक मूवी के अंदर ही हमें दिखाया जाता है कि ओबीडियंट डिस्क की मदद से यहाँ पे थॉर को इमोबिलाइज किया जाता है, जहां पे वो हर बार करंट खा के नीचे गिर जाता है, एंड ओबीडियंट डिस्क नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है। और मैं आपको बता दूं कि कॉमिक्स में ओबीडियंट डिस्क हल्क तक को इमोबिलाइज कर पा रहा था, एंड ओबीडियंट डिस्क को कम मत समझिएगा क्योंकि वो चीज हल्क को काबू रखने में काम आई थी। सो बेसिकली मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि थॉर के पास जो वो लाइटनिंग पावर्स है वो उसने इनहेरिटेड किया है फ्रॉम हिज फादर, जो कि उसके डैड है, और ये चीज उसके खून में इंग्रेडेड है। ऐसा नहीं है कि ये जो लाइटनिंग है वो उसने कहीं से सीखा है। अब जैसे कि मैं एग्जांपल लूं लोकी का, तो बॉस अगर लोकी का हमें डीएनए मिलता है तो हम लोकी के डीएनए से एक फ्रॉस्ट जायंट का कॉपी बना सकते हैं, जो कि बर्फ बना सकता है या फिर कोल्ड हो सकता है, लेकिन हम उसकी जो इल्यूजन करने की कैपेबिलिटी है या मैजिक करने की जो कैपेबिलिटी है उसको नहीं दिखा सकते, या फिर उसको वो कॉपी नहीं कर सकता, क्योंकि ये सारी चीजें लोकी सीखा है प्रैक्टिस कर करके। एंड यहाँ पर मैंने लोकी का एग्जांपल इसीलिए दिया क्योंकि लोकी एक ऐसा कैरेक्टर है जिसको पावर विरासत में भी मिला है, और कुछ पावर्स उसने प्रैक्टिस कर करके सीखा है या फिर ज्ञान अर्जित करके उसने उन्हें एग्जिस्टेंस से में लाया। मतलब कि जो मैजिक वाली चीज़ है वो तो उसकी माँ फ्रिगा ने उसे सिखाया था, लेकिन विरासत में उसको फ्रॉस्ट जायंट की पावर मिली थी। उसी तरह जो थॉर है उसको जो गॉडली पावर्स है वो उसको डैड के थ्रू मिले हैं और वो उसके अंदर है।
तो मेरे ख्याल से उसको रेप्लिकेट किया जा सकता है। इस पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपके पॉइंट्स इंटरेस्टिंग हुए तो हम अपने आने वाली वीडियो के अंदर उसको कंसीडर करेंगे और आप लोगों के साथ, बाकी जनता के साथ शेयर करेंगे। या फिर आपके पास कोई सवाल है सीक्रेट इन्वेजन से रिलेटेड तो वो भी कमेंट कर सकते हैं, जिनको हम अपने आने वाले कमेंट से क्वेश्चन वाले वीडियो में कवर करने वाले हैं। इसके अलावा आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल, टाइम से खाना पानी पी रहे हैं प्लस एक्सरसाइज कर रहे हैं ताकि आप हेल्दी और हाइड्रेटेड रहें और हॉस्पिटल के खर्चे से बचते रहें। इसके अलावा आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक मार दीजिएगा, प्लस अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी आपके जैसे एंजॉय कर पाए। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आप ऐसे कंटेंट मिस ना करें। इसके अलावा अगर आप पुराने हैं तो प्लीज चेक कि आपने बेल आइकन दबाया है या नहीं। अगर आपने दबा दिया है तो वेल एंड गुड, और अगर आपने नहीं दबाया है तो उसे दबा दे ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको जाए। इसके अलावा आई एम वेरी थैंकफुल फॉर द सपोर्ट आप लोगों ने उस पोस्ट पे दिया है। आप लोगों की एक की कमेंट मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मैटर करती है एंड मैं कोशिश करता रहूंगा कि ऐसे फेस कैम लाऊं एंड उसमें धीरे धीरे करके इंप्रूवमेंट लाऊं ताकि आपको भी एक बेटर एक्सपीरियंस मिले। बाय द वे, ये फेस कैम वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और कहीं इंप्रूवमेंट की स्कोप है, मतलब कि ऑब्वियसली जगह होगी इंप्रूवमेंट का, वो सजेशन आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा ताकि मैं अपने आने वाले वीडियोस में उन्हें रेक्टिफाई करके आपके सामने पेश कर सकूं। Thank you for watching this video. Thank you for supporting me a lot. Love you. Take care. Bye bye. Peace. अमन भाई कॉपीराइट मत मारना।